प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन कर ही लेते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पर है, पृथक्करण किसे कहा जाता है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। पृथक्करण पृथक्करण किसे कहा जाता है? तो पृथक्करण की परिभाषा देखते हैं। किसको कहा जाता है? किसी अप्रिय स्थिति से व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है। तो जब हम समायोजन और प्रतिरक्षा की युक्तियां पढ़ते हैं तब ये चीजें आती हैं। तो किसी अप्रिय स्थिति से व्यक्ति अपने आप को अलग कर लेता है, उससे पृथक्करण कहते हैं। तो कोई अप्रिय स्थिति होती है और उससे व्यक्ति अपने आप को क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। तो उसको यानी समायोजन के अंदर क्या कहते हैं? पृथक्करण कहते हैं। चलिए, प्रतिगमन किससे कहते हैं? प्रतिगमन व्यक्ति निराशा या असामान्य व्यवहार के कारण व्यक्ति निराशा या असामान्य व्यवहार के कारण अतीत में लौट जाता है। तो व्यक्ति निराशा या असामान्य व्यवहार के कारण अतीत में लौट जाता है, उसे प्रतिगमन कहते हैं। यानी वो इस प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है जैसे उस वो अतीत में जा रहा हो। ठीक है जी। युक्तिकरण किसे कहते हैं? अगला है युक्तिकरण। युक्तिकरण किसे कहते हैं? व्यक्ति अपने क्षमताओं कमियों को यानी अपने क्षमताओं को कमियों को तर्क सहित या अपनी क्षमताओं और कमियों को तर्क सहित सही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं, तो उसे युक्तिकरण कहते हैं। यानी अपनी कमियों को वो क्या करता है? तर्क सहित सही सिद्ध करने का प्रयास करता है, अपनी क्षमता को भी सही सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो उसको क्या कहते हैं? युक्तिकरण कहा जाता है। अगला दमन किसे कहते हैं? दमन दमन किसे कहा जाता है? तो दमन कहा जाता है व्यक्ति जब अपने भावों या विचारों को जब व्यक्ति जब अपने भावों या विचारों को जबरदस्ती दबाने का प्रयास करता है। यानी अपने भावों या विचारों को क्या करता है? वो जबरदस्ती दबाने का क्या करता है? प्रयास करता है। उसको क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। यानी उसका नाम क्या है? दमन है। अगला है समन। समन किसे कहा जाता है? अपने भावों या विचारों को साधारण रूप से बुला देना क्या है? समन है। तो दमन और समन में अंतर समझ गए ना आप? कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती अपने भावों को दबाता है, वो तो क्या है? दमन है। और साधारण रूप से कोई अपने भावों या विचारों को क्या कर देता है? भुला देता है, बुरी स्थितियों को भुलाने देता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, तो ये चीजें क्या है? समन है। चलिए, प्रक्षेपण किसे कहते हैं? प्रक्षेपण प्रक्षेपण किसे कहते हैं? व्यक्ति जब अंदर की भावनाओं को व्यक्ति जब अंदर की भावनाओं को दूसरे में भी वैसा ही देखने लग जाता है। यानी व्यक्ति जब अपने अंदर की भावनाओं को दूसरे में भी वैसा ही देखने लग जाता है, या किसी दूसरे को दोष देना या दूसरे को दोष देने लग जाता है, वहां पर क्या होता है? कौन सी युक्ति होती है वहां पर? वहां पर प्रक्षेपण होता है कि एक तरह से प्रक्षेपित कर देता है कि व्यक्ति जब अपने अंदर की भावनाओं को दूसरे में भी वैसा ही देखने लग जाता है, और या दूसरे को भी क्या करने लग जाता है? दोष देने लग जाता है कि मैंने अकेले नहीं थोड़ा किया, सारे ही कर रहे हैं। ये चीजें। उदात्तीकरण किसे कहते हैं? उदात्तीकरण तो उदात्तीकरण किसको कहा जाता है? व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेरणा लेकर व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेरणा लेकर या जीवन से अनुभव प्राप्त करके अपना रास्ता बदल देता है, जैसे वाल्मीकि जी ने बदला। तो ये जो युक्ति है वो सबसे उपयुक्त युक्ति मानी जाती है। तो समायोजन की सबसे उपयुक्त युक्ति जो है उदात्तीकरण है, कि व्यक्ति किसी दूसरे से प्रेरणा लेकर या जीवन से अनुभव प्राप्त करके अपना रास्ता बदल देता है, जैसे वाल्मीकि जी ने बदला, तो उसको कहते हैं उदात्तीकरण।
औचित्य स्थापना किसे कहते हैं? औचित्य स्थापना, तो मनोविज्ञान में औचित्य स्थापना किसको कहा जाता है? व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए, व्यक्ति अपनी बात को सही ठहराने के लिए झूठे कारण बताने लग जाता है, उसको क्या कहा जाता है? औचित्य स्थापन कहा जाता है। तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी बात को सही साबित करने के लिए झूठे कारण बताने लग जाता है। आत्मीकरण किसे कहते हैं? आत्मीकरण, आत्मीकरण, तो इस युक्ति में व्यक्ति दूसरे को आदर्श मानकर, इस युक्ति में व्यक्ति दूसरे को आदर्श मानकर उसी के अनुसार ढलने का प्रयास करता रहता है। यानी आत्मीकरण करने लग जाता है, दूसरे को आदर्श मान लेता है और क्या करता रहता है? उसी के अनुसार ढलने का प्रयास करने लग जाता है। ठीक है, यानी दूसरे को देखकर उसी का अनुकरण करते रहना। विस्थापन किसे कहते हैं? विस्थापन, इस मनोरचना में व्यक्ति अपने क्रोध या भावों को जिस पर प्रकट करना उस पर न प्रकट करके, यानी जिस पर प्रकट करना उस पर तो प्रकट कर नहीं पाता है, करके दूसरे पर प्रकट करे। यानी जो भाव हैं वो जिस पर प्रकट करने उस पर तो करता नहीं है और दूसरे पर क्या करता है? प्रकट करता है। उसको क्या कहते हैं? उस रक्षा युक्ति को कहते हैं, समाजन की जो रक्षा युक्ति है उसको कहते हैं विस्थापन। यानी दूसरे पर वो क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। जैसे घर से झगड़कर जाने वाला अध्यापक स्कूल में बच्चों से क्या करता है? पिटाई करता है, तो ये विस्थापन हो गया, यानी घर पर तो जोर चला नहीं। तो स्कूल में क्षतिपूर्ति किसे कहते हैं? क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति किसी एक कमी को पूरा करने के लिए दूसरे गुणों का विस्तार करना, किसी एक कमी को पूरा करने के लिए दूसरे गुणों का विस्तार करना है, वो क्षतिपूर्ति कहलाती है। तो एक कमी को पूरा करने के लिए दूसरी जो योग्यता उसका विस्तार करना क्या है? क्षतिपूर्ति कहलाती है मनोविज्ञान में। आगे भगनाशा किसे कहते हैं? भगनाशा, भगनाशा किसको कहा जाता है? मनुष्य की इच्छा व आवश्यकता के बीच में, मनुष्य की इच्छा व आवश्यकता के बीच में बाधा आ जाने से, मनुष्य की इच्छा और आवश्यकता के बीच में जो बाधा आ जाती है, बाधा आ जाने से जो संवेगात्मक तनाव पैदा होता है उसे भगनाशा कहते हैं। यानी संवेगात्मक जो तनाव पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? भगनाशा कहते हैं। ठीक है ना। टीएटी का निर्माण किसने किया था? तो मॉर्गन तथा मरेन ने किया था टीएटी का निर्माण। मॉर्गन और मुरे भी बोलते हैं इसको। तो मॉर्गन और मर्रे ने टीएटी का निर्माण किया था। अगला है, टीएटी का हिंदी में क्या नाम है? विषय संप्रत्यय परीक्षण है टीएटी का हिंदी में नाम, विषय संप्रत्यय परीक्षण। टीएटी का हिंदी में नाम क्या है? विषय संप्रत्यय परीक्षण। अगला है, टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं? टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं तथा प्रयोग के समय कितने काम में लिए जाते हैं? तो टीएटी परीक्षण में कितने कार्ड होते हैं तथा प्रयोग के समय कितने काम में लिए जाते हैं? तो इसका उत्तर है 30 कार्ड होते हैं तथा प्रयोग के समय 20 ही काम में लिए जाते हैं। टीएटी में 30 कार्ड होते हैं टोटल और प्रयोग जब किया जाता है तो 20 ही काम में लिए जाते हैं। अगला है, बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था थ्रस्टन ने। बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया था? थॉमसन ने दिया था। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसने? थॉमसन ने। अगला है, गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में कितने खंड हैं? तो गिलफोर्ड का जो बुद्धि मॉडल है उसमें कितने खंड हैं? तो 180 खंड है। तो गिलफोर्ड का जो बुद्धि मॉडल है उसमें कितने खंड हैं? तो इसका उत्तर है 180 खंड है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, गैरिट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? गैरिट के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक 3 प्रकार होते हैं बुद्धि के। एक मूर्त बुद्धि होती है, एक अमूर्त बुद्धि होती है, एक सामाजिक बुद्धि होती है। ये गैरिट के अनुसार है। ठीक है जी। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार
बताए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक, 3 प्रकार। तो थॉर्नडाइक ने भी कौन कौन से प्रकार बताए हैं? अमूर्त, यांत्रिक और सामाजिक, 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है जी। वर्णन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? वर्णन ने बुद्धि के जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि, जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि, 3 प्रकार बताए हैं। जैविक बुद्धि, मनोवैज्ञानिक बुद्धि और संक्रियात्मक बुद्धि, 3 प्रकार बताए हैं। अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता को बुद्धि किसने कहा? अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता को बुद्धि किसने कहा था? तो ये कहा था टर्मन ने। अमूर्त कार्यों को संपन्न करने की योग्यता को बुद्धि किसने कहा? टर्मन ने कहा था। सापेक्षतः नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। सापेक्षतः नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये बर्ट का है। ये कथन किसका? बर्ट का। चलिए, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान कहा गया। सर्वप्रथम मनोविज्ञान किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना था? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने माना? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने माना था। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे ने माना था। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? तो चेतना का विज्ञान किन किन ने माना? विलियम जेम्स, विलियम वुंट। और अगला प्रश्न है, व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो वाटसन है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? वाटसन। नेक्स्ट है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? तो एबिंगहास को अधिगम मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किसको? एबिंगहास को। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनले हॉल ने दिया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने? स्टैनले हॉल ने। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम जेम्स हैं। अगला है, बुद्धि का कै और ख सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का कै और ख सिद्धांत किसने दिया था? तो यह हैब ने दिया था। बुद्धि का कै और ख सिद्धांत किसने दिया था? हैब ने। नेक्स्ट है, गेस्टाल्टवादी विचारक कौन कौन थे? गेस्टाल्टवादी विचारक कौन कौन थे? तो कोहलर, कोपका, वर्दीमर और लेविन, यानी कोहलर, कोपका, वर्दीमर और कुर्ट लेविन, ये थे गेस्टाल्टवादी विचारक। ठीक है जी। फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रुडोल्फ गालकाय ने किया था। रुडोल्फ गालकाय ने किया था फिजियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। अगला है, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं डेकार्टे। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, उनका नाम क्या है? डेकार्टे है। ठीक है जी। पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? बर्ट व लेविन ने दिया था पदानुक्रमिक बुद्धि का सिद्धांत। किसने? बर्ट व लेविन ने। ठीक है जी। तलरूप का सिद्धांत किसने दिया? तलरूप का सिद्धांत, तो तलरूप का सिद्धांत किसने दिया था? लेविन ने दिया था तलरूप का सिद्धांत। किसने? लेविन ने। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन हैं?
क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर है थ्रस्टन। थ्रस्टन है क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक, थ्रस्टन। नेक्स्ट है एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक है एसआर थ्योरी के जन्मदाता। तो एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है जी। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया? तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत है, उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ये प्रतिपादन किया था कोहलर ने। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोहलर ने। गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? पूर्णाकार। तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या है? पूर्णाकार है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया? स्टैंड व जॉनसन ने दिया था बुद्धि इकाई का सिद्धांत, स्टैंड और जॉनसन ने। चलिए, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? तो यह है लेविन। लेविन है समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक। रोशा डब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? रोशा डब्बा परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हरमन रोशा ने किया था रोशा डब्बा परीक्षण का निर्माण। बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? बाल अपराध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सीजर को माना जाता है, सीजर। ठीक है जी। बुद्धि लब्धि करने का सूत्र बताइए। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र, तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। मानसिक आयु कितनी है? गुणा 100, और उसमें वास्तविक आयु का भाग देना है। थॉर्नडाइक के संदूक का क्या नाम था जिसके आधार पर उसने बिल्ली पर प्रयोग किया था? तो उलझन संदूक था। थॉर्नडाइक के संदूक का नाम क्या था? उलझन संदूक। ठीक है जी। थॉर्नडाइक के मुख्य नियम कितने हैं तथा गौण नियम कितने हैं? मुख्य नियम कितने हैं और गौण नियम कितने हैं? तो मुख्य नियम 3 हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, ठीक है जी, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं। और थॉर्नडाइक के गौण नियम 5 हैं। गौण नियम कितने हैं? 5 हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मसात करने का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और अभिवर्ती या मनोवर्ती का नियम। स्किनर ने चूं के साथ साथ और किस पर प्रयोग किया था? चूं के साथ साथ तो कबूतरों पर प्रयोग किया था स्किनर ने चूं के साथ साथ। दंड व पुरस्कार का सिद्धांत किस अधिगम पर आधारित है? दंड और पुरस्कार का सिद्धांत तो स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। स्किनर के सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत पर आधारित है। कोहलर के समान आलपार्ट ने किस पर प्रयोग किया? कोहलर के समान आलपार्ट ने किस पर प्रयोग किया था? बच्चों पर प्रयोग किया था। बुद्धि संबद्धता की योग्यता है, ये किसके परिभाषा है? बुद्धि संबद्धता की योग्यता है, ये किसकी परिभाषा है? इबिन हास की परिभाषा है ये, इबिन हास की। ठीक है जी। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बुद्धि की ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? तो बुद्धि की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है? डियर वार्न ने। डियर वार्न ने दी थी बुद्धि की परिभाषा, डियर वार्न ने। बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन को बुद्धिमान व्यक्तियों का प्रमुख लक्षण माना जा सकता है। ठीक है जी। थ्रस्टन महोदय ने बुद्धि की कितनी प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं? बुद्धि की कितनी प्राथमिक योग्यताएं बताई थ्रस्टन महोदय ने? 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई हैं। थ्रस्टन ने बुद्धि की 7 प्राथमिक योग्यताएं बताई थी। चलिए,
शिक्षा लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? शिक्षा लब्धि, शिक्षा का योग बटा शारीरिक आयु, यानी शिक्षा का योग और भाग शारीरिक आयु। बालक की बुद्धि लब्धि कितने वर्ष की आयु तक बढ़ती है? बुद्धि लब्धि 16 या 18 वर्ष तक बढ़ती है बुद्धि लब्धि, और कहीं कहीं 25 वर्ष तक भी देते हैं, लेकिन 16 या 18 वर्ष तक बुद्धि लब्धि बढ़ती है। सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषता होती है? सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषता होती है? प्रखर बुद्धि होती है, स्वतंत्र विचार होता है और अपने आप का प्रदर्शन। तो प्रखर बुद्धि होती है, स्वतंत्र विचार होता है, अपने आप का प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं, कार्यों में स्वतंत्रता चाहते हैं। ठीक है। और बुद्धि के दो तत्व सामान्य योग्यता और विशेष योग्यता किसने, बुद्धि के दो तत्व सामान्य योग्यता और विशेष योग्यता किसने माने हैं? स्पीयरमैन ने माने हैं, स्पीयरमैन ने। भूख प्यास काम तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? भूख प्यास काम तथा निद्रा किस प्रकार के प्रेरक हैं? जन्मजात प्रेरक हैं। तो भूख प्यास काम तथा निद्रा है वो जन्मजात प्रेरक हैं। रुचि को हम किस प्रकार के प्रेरक की श्रेणी में रख सकते हैं? रुचि को हम किस प्रकार के प्रेरक की श्रेणी में रख सकते हैं? अर्जित प्रेरक की श्रेणी में रख सकते हैं रुचि को, जन्मजात नहीं है, अर्जित है ये। खेलना और आनंद प्राप्त करना, खेलना और आनंद प्राप्त करना किस प्रकार के प्रेरकों की श्रेणी में माने जा सकते हैं? कौन से प्रकार के प्रेरक हैं ये? स्वाभाविक प्रेरक हैं। तो ये कौन से प्रेरक हैं? स्वाभाविक प्रेरक हैं। प्रशंसा पुरस्कार सहयोग निंदा, प्रशंसा पुरस्कार सहयोग निंदा आदि किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो ये कृत्रिम प्रेरक हैं, कृत्रिम प्रेरक हैं ये। ठीक है जी। आत्म प्रदर्शन, आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, आत्म सुरक्षा, सामाजिकता आदि किस प्रकार के प्रेरक हैं? तो ये सामाजिक प्रेरकों में आते हैं। यानी देखिएगा, आत्म प्रदर्शन, आत्म सुरक्षा और सामाजिकता। संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत के जनक कौन हैं? संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत के जनक जीन प्याजे हैं। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकासवादी सिद्धांत के जनक। जीवन लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? जीवन लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? तो ये अर्जित प्रेरक है जीवन लक्ष्य। तो जीवन लक्ष्य किस प्रकार का प्रेरक है? अर्जित प्रेरक है। बालक के शारीरिक तथा मानसिक विकास का अध्ययन करता है। बालक के शारीरिक और मानसिक विकास का अध्ययन किस में किया जाता है? बाल मनोविज्ञान में किया जाता है। अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? अभिवृद्धि से क्या तात्पर्य है? शरीर एवं उसके अंगों में वृद्धि से है। शरीर एवं उसके अंगों में वृद्धि से है। विकास का क्या तात्पर्य है? विकास का क्या तात्पर्य है? शरीर एवं मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन विकास कहलाते हैं। तो शरीर एवं मन में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन विकास कहलाते हैं। जब अभिवृद्धि की अनुपस्थिति होती है तो क्या होता है? विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो अभिवृद्धि की अनुपस्थिति होती है तो विकास क्या होता है? रुक जाता है। कितने आयु का बालक अपने पैरों से चल सकता है? 2 वर्ष की आयु का बालक। ठीक है। विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? परिपक्वतापूर्ण परिवर्तन विकास का अर्थ है। परिपक्वतापूर्ण परिवर्तन विकास का अर्थ है। परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था है। परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था है जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। ये कथन किसका है? मुनरो का कथन है। ये कथन किसका है? मुनरो का। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित रूप से किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है ड्रेवर का, जेम्स ड्रेवर का कथन है। तो जेम्स ड्रेवर का कथन है शिशु के शारीरिक विकास को श्रीमती हरलाख ने कितने वर्गों में विभाजित किया?
4 वर्गों में विभाजित किया था श्रीमती हरलाख ने शिशु के शारीरिक विकास को। आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण लुप्त होना, ठीक है, और नए लक्षण प्रकट होना। 4 प्रकार बताए थे, आकार में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन, पुराने लक्षण लुप्त होना और नए लक्षण प्रकट होना। गर्भावस्था में शिशु का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? सिर। सिर सबसे बड़ा होता है गर्भावस्था में, ठीक है। बाल्यावस्था में बालक का ध्यान होता है, बालक का ध्यान होता है आत्म केंद्रित। तो दोस्तों, और वीडियो चाहने के लिए कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास किया गया है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बस इतनी सी बात है। चलिए वीडियो को देते हैं विराम, पढ़ते रहिएगा।